हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर चल रहा है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर है थर्ड। लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को स्टार्ट किया था और हमने समझा था कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मीनिंग क्या होता है, क्यों करते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड इसके मेथड्स कौन कौन से हैं। वैल्यू निकालनी है अगर एक शेयर की तो उसके मेथड कौन कौन से हैं। तो उसमें एक था इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ये हमने कर लिया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर हम यील्ड मेथड और फेयर वैल्यू मेथड करेंगे। ओके जी, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आप बोलोगे सर आपने मेथड तो 4 बताए थे, यील्ड मेथड के साथ में एक और बताया था अर्निंग कैपेसिटी मेथड। तो यील्ड मेथड के साथ में उसको कर देंगे, ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है, अर्निंग कैपेसिटी मेथड। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी कुछ कुछ ऑथर्स ने दिया है, अधिकतर ये सेम ही होते हैं। तो ये यील्ड मेथड या अर्निंग कैपेसिटी मेथड ये कर लेंगे, फेयर वैल्यू मेथड कर लेंगे। अब देखना यहाँ पर है क्या, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्या इंटरेस्टिंग चीज है सर? जो ये इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड हमने किया था ना, हाँ, इसमें जो हम वैल्यू निकालते हैं ना शेयर की, वो एसेट्स के बेसिस पे निकालते हैं। नेट एसेट मेथड भी बोलते हैं इसको, नेटवर्थ के बेसिस पे निकालते हैं। मतलब आपने जो पैसा लगाया है वो कितना सिक्योर है। आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं तो वो कितने सिक्योर है, वो कैसे पता चलेगा? भाई आप किसी को पैसे उधार दे रहे हो तो आप पता करोगे ना भैया उसकी जमीन जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, ताकि अगर पैसा वो नहीं देगा तो प्रॉपर्टी बेच के दे देगा। तो वो एक सिक्योरिटी के बेसिस पर हो गया। तो अगर नेट एसेट मेथड जो है, इससे अगर किसी शेयर की वैल्यू ज्यादा आ रही है, अच्छी आ रही है, तो इसका मतलब आपका पैसा सिक्योर रहेगा। ओके, इन्वेस्टमेंट पर्पज। लेकिन यहां पर जो यील्ड मेथड है या अर्निंग कैपेसिटी मेथड है, देखो यील्ड यानी कि डिविडेंड से बोला जाता है, अर्निंग कैपेसिटी मतलब आपका प्रॉफिट। तो यहां पर सेकंड मेथड के अंदर हम जो फोकस रहेगा हमारा, वैल्यू निकालेंगे पर शेयर की, वो प्रॉफिट के बेसिस पे निकालेंगे या डिविडेंड्स के बेसिस पे निकालेंगे। यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो सेफ तो है, सिक्योर तो है, लेकिन उसके ऊपर हमें रिटर्न कितना मिलेगा, दोनों चीजें जरूरी होती है। और दोनों चीजों को मिक्स करेंगे तो हमारा आ जाएगा फेयर वैल्यू मेथड। आइए मैं इनको दोनों मेथड को समझाता हूं आपको अच्छे से। देखिए, सबसे फर्स्ट आता है हमारा यील्ड मेथड। मार्केट वैल्यू मेथड भी बोलते हैं उसको, अर्निंग कैपेसिटी मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब यील्ड मेथड में अगर इनको सेम माने तो कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऑथर्स ने क्या किया है, अधिकतर ऑथर्स और बुक्स के अंदर यील्ड मेथड की बात करो या अर्निंग कैपेसिटी मेथड की बात करो, एक ही है। यहां पर यील्ड और अर्निंग का मतलब है कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है और पर शेयर के हिसाब से वो कितना होगा। ओके, बट कुछ ऑथर्स ने क्या किया, यहां पर यील्ड में ले लिया डिविडेंड, ठीक है, और यहां अर्निंग में ले ली कंपनी का प्रॉफिट। तो सर दोनों फर्क क्या है? फर्क इतना सा है कि जैसे किसी कंपनी ने 100 रुपए कमाए तो उसमें से 60 रुपए डिविडेंड के दे दिए, 40 रुपए खुद के पास में रख लिए। डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर को। तो यहां पर केवल डिविडेंड लेंगे और यहां पर अर्निंग कैपेसिटी मेथड के अंदर क्या ले लेंगे, पूरा 100 रुपए ले लेंगे या 60 रुपए ले लेंगे। कुछ ऑथर्स ने ऐसा किया है, वो आप अपनी बुक के अंदर चेक कर लेना। बट अधिकतर ऑथर्स ने इन दोनों को सेम ही माना है और बोला है कि भैया दोनों सेम ही है, अर्निंग और डिविडेंड यील्ड मेथड, और इसके अंदर आप जो प्रॉफिट है कंपनी का वो ले लो आफ्टर टैक्स वगैरह, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड वगैरह देने के बाद जो प्रॉफिट बचा हुआ है उसके हिसाब से आप वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट कर लो। तो वो कैसे करते हैं आइए सीखते हैं और समझते हैं। चलिए, यहां पर लिखा हुआ तो मैं पढ़ के बता देता हूं। अंडर यील्ड मेथड, अब यील्ड मेथड मतलब वही अर्निंग कैपेसिटी मेथड बोलो, यील्ड मेथड बोलो, है ना। ओके, वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी या डिविडेंड यील्ड ऑफ द कंपनी। दोनों में से एक ले लो, या तो कंपनी का पूरा प्रॉफिट लेकर के वैल्यू पर शेयर निकाल दो, या फिर केवल डिविडेंड वाला हिस्सा लेकर के वैल्यू पर शेयर निकाल दो। डिविडेंड तो आप समझते होंगे ना, हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो वहां से हमें जो रिटर्न में पैसा मिलता है, प्रॉफिट में जो हिस्सा मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। ओके, सिंपल मीनिंग ये है कि इन्वेस्टर परचेज शेयर मेनली क्यों खरीदता है, कि भाई उसको डिविडेंड कितना मिलेगा या उसको फ्यूचर में इनकम कितनी मिलेगी। देयरफॉर शेयर ऑफ कंपनीज अर्निंग हायर प्रॉफिट्स विल हैव हायर वैल्यू। इसलिए जो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है उनमें लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भैया इसमें इन्वेस्ट कर दो क्योंकि अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो हायर प्रॉफिट होगा तो शेयर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। ओके, सो यील्ड मेथड में ये एज्यूम किया जाता है वैल्यू ऑफ शेयर डिपेंड ऑन हाउ मच इनकम इट कैन जनरेट। तो यील्ड मेथड के अंदर शेयर की जो वैल्यू है वो उस पर डिपेंड करती है, किस पे, कि आपका कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है। जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी उतने आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन कोई कंपनी है जो गोइंग कंसर्न है, लंबे समय तक प्रॉफिट कमा के देगी, है ना। अर्निंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जो है इस मेथड में इंपॉर्टेंट होती है। और इन्वेस्टमेंट का जब फोकस होता है सिक्योरिटी पे नहीं, नेटवर्थ पे नहीं, बस पैसा लगाओ अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो जब रिटर्न और डिविडेंड पर फोकस होता है आपका, तो फिर आप इस मेथड के बेसिस पर वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करते हैं। ओके,
जैसे दो कंपनी है, सपोज एक कंपनी है ए, वो प्रॉफिट अच्छा अर्न करती है, और एक कंपनी है बी जो प्रॉफिट अच्छा अर्न नहीं करती है। तो यहां पर आप कंपनी ए को जो है चूज करोगे। अब यहां हो सकता है कि ये कंपनी प्रॉफिट तो अच्छा अर्न करती है तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, डिविडेंड अच्छा मिलेगा, बट हो सकता है उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर यानी कि जो नेट एसेट है, नेट वर्थ है, उतनी अच्छी नहीं हो। तो अब आप देख लो, आपको सिक्योरिटी चाहिए। जैसे होता है ना, हम एफडी में पैसा एफडी करवा दो तो रिटर्न तो फिक्स मिलेगा, अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा बट फिक्स मिलेगा। तो वहां पर सिक्योरिटी 100% है लेकिन रिटर्न अच्छा नहीं है, तो वो दोनों आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपको ओनली सिक्योरिटी एसेट आपका पैसा सेव रहेगा वो देखना है तो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से पर शेयर वैल्यू निकाल दो किसी कंपनी की, आपको पता चल जाएगा आपका पैसा कितना सेव रहेगा। और अगर आपको ये पता करना है कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, मुझे अच्छा रिटर्न चाहिए और ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है कि नहीं दे रही है, तो फिर यील्ड मेथड यूज कर लो। ओके, अर्निंग कैपेसिटी मेथड या यील्ड मेथड बोलते हैं। अब सर फॉर्मूला तो बताओ कैसे कैलकुलेट करना है वैल्यू पर शेयर, किस मेथड के अंदर, यील्ड मेथड के अंदर। अब देखो मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, हम कैलकुलेट करना सीखेंगे और समझेंगे पहले फॉर्मूला को ऑफ यील्ड मेथड। यील्ड मेथड में दो स्टेप है, मैं स्टेप नंबर सेकंड पे आऊंगा पहले, क्योंकि इसी से हमको वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करनी है। वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, कि कितना प्रॉफिट आप कमा लोगे उसकी रेट क्या है, 10% है, 12% है, क्या है? मान लेते हैं 12% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे रखी होगी, भाई आपके जैसे दूसरे बिजनेस जो है वो कितना कमा रहे हैं, 10% कमा रहे हैं। पेड अप वैल्यू पर शेयर, जैसे आपके कंपनी के अंदर जो शेयर्स इशू कर रखे हैं वो फेस वैल्यू है 10 रुपए, लेकिन आपने अभी तक 8 रुपए मंगाए हैं। अब इसको सॉल्व करो, आपका वैल्यू पर शेयर आ जाएगा, किस मेथड से? यील्ड मेथड से। लेकिन ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा पेड अप वैल्यू। अगर 10 रुपए का शेयर है नॉमिनल वैल्यू वाला, 10 रुपए पूरे मंगा लिए तो 10 रुपए पेड अप वैल्यू हो जाएगी। 10 रुपए का शेयर है 8 रुपए मंगाए तो 8 रुपए पेड अप वैल्यू हो जाएगी। समझ गया? 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए पूरे ही कॉल्ड अप कर लिए तो 100 रुपए पेड अप वैल्यू हो जाएगी। 80 मंगाए या 60 मंगाए तो वो पेड अप वैल्यू हो जाएगी। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ये भी आपको नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगी। तो ये दोनों तो क्वेश्चन में गिवन ही होगा, तो आपको पुटअप करना है। तो मल्टीप्लाई जो करना है वो किससे करना है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट। सर ये कैसे आएगा? ये आएगा ऐसे, ये रहा स्टेप नंबर फर्स्ट। इसलिए पहले एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। पेड अप वैल्यू पर शेयर क्वेश्चन में गिवन होगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगी। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? मान लेते हैं 100 रुपए प्रॉफिट है, उसमें से 50 रुपए टैक्स देना है, पीछे बच गया 50 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से जो है डिविडेंड देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10 रुपए, बच गए 40 रुपए। कुछ ट्रांसफर कर दिया रिजर्व में, या ट्रांसफर कर दिया रिजर्व में 10 रुपए और, तो 30 रुपए बच गए। तो 30 रुपए क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, वो लेने हैं। उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से और नीचे डिवाइड करना है। ये देखो, ये पेड अप वैल्यू पर शेयर है, यहाँ पर पेड अप वैल्यू पर शेयर नहीं, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। दोनों में फर्क क्या है? ये 8 रुपए पर शेयर है और यहाँ मान लेते हैं 10,000 शेयर है और एक शेयर की पेड अप वैल्यू 8 रुपए है, तो यहाँ 80,000 हो जाएगा, 80,000। समझ में आ गया? तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, उसको यहाँ रखेंगे, पेड अप वैल्यू पर शेयर यहाँ रखेंगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ रखेंगे, तो आपकी वैल्यू पर शेयर क्या हो जाएगी। आप सर एक सॉल्व करके बताओ, ठीक है? देखिए यहां पर आ जाते हैं हम फटाफट से। ये देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही करते हैं। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है आपको, 10,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, 10 रुपए पूरे अगर मंगा लेते तो पेड अप वैल्यू 10 रुपए हो जाती। लेकिन ये अभी तक 8 रुपए मंगाए, 2 रुपए मंगाने शेयर होल्डर से बाकी है, तो पेड अप वैल्यू कितनी होगी? 8 रुपए। तो ये है पेड अप वैल्यू पर शेयर। और पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? इक्विटी शेयर या पेड अप शेयर कैपिटल वो कितनी हो जाएगी? 10,000 इंटू 8, 80,000। तो 80,000 पेडअप शेयर कैपिटल है और 8 रुपए पेडअप पर शेयर है, पेडअप वैल्यू पर शेयर है। ठीक है, एक शेयर की पेडअप वैल्यू 8 रुपए है और टोटल जो कैपिटल है वो 8 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर किए तो 80,000 है। दोनों हमारे काम आएंगे। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है 1,00,000 रुपए की और ये 6% वाले प्रेफरेंस शेयर है। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना हो गया? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वो हो गया हमारा 1,00,000 का 6% निकाल के रख दो, 6,000 काम आएगा। कहां आएगा मैं बताऊंगा आपको। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो है हमारा 2,00,000 रुपए। ठीक है, उसमें से सबसे पहले टैक्स लेस कर दो, कितना? 50% लेस कर दो टैक्स। अब 2,00,000 का 50% कितना हो जाएगा? 1,00,000। तो पीछे कितना बच गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच गया 1,00,000।
अभी तक मैंने फॉर्मूले यूज नहीं किए, मैं तो कैलकुलेट करके रख रहा हूं। ट्रांसफर टू रिजर्व लेस कर दो, उसमें से ट्रांसफर कर दो रिजर्व में, ट्रांसफर टू रिजर्व, वो कितना है 20%। 1 लाख का 20% कितना होता है 20,000। तो अब हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट कितना बच गया 80,000। लेकिन ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए नहीं है, क्यों नहीं है सर? 2 लाख का प्रॉफिट था, 1 लाख टैक्स चला गया पीछे, 1 लाख बच गया, उसमें से 20,000 रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, 80,000 बच गए शेयर होल्डर के लिए। लेकिन इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, ये देखो वो कितना है 6,000, हमने कैलकुलेट भी किया था। तो ये हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड 6,000। अब सब कुछ लेस करने के बाद 74,000 बच गए। ये क्या है? ये है अर्निंग अवेलेबल फॉर ESH, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अर्निंग कितनी अवेलेबल होगी 74,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% दे रखा है। अब आप सबसे पहले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है उसकी रेट कैलकुलेट कर दो। रेट ऑफ, पेन चेंज कर देता हूं ताकि सब रेड रेड ना लगे। रेट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या था? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 74,000 डिवाइड बाय पेड अप शेयर कैपिटल, ये रही 80,000। पेड अप शेयर पर शेयर नहीं, कैपिटल 80,000। स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 100 कर, तो यहां आ जाएगा आपका रेट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो कितनी आ रही है 74,000 डिवाइड बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यार 92.5%। ये क्या आ गया? रेट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया। अब निकालेंगे हम स्टेप नंबर सेकंड, ये फर्स्ट था। स्टेप नंबर सेकंड के अंदर वैल्यू पर शेयर। वैल्यू पर शेयर जो है इस मेथड से, यील्ड मेथड से कैसे आएगा? आपको लेनी है रेट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो है 92.5, ठीक है। डिवाइड किससे करना है? पेड अप वैल्यू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना? ये रहा 20%, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है। और मल्टीप्लाई किससे करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है पेड अप वैल्यू पर शेयर, और पेड अप वैल्यू पर शेयर कितनी थी? ये रही 8 रुपए। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। इसमें भी 100 का डिवाइड कर दो, इसमें भी 100 का डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 0.925, ये हो जाएगा 0.20, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो 0.20 का डिवाइड कर दो, इसमें जो आए उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 37 रुपीज। तो वैल्यू पर शेयर कितनी आ गई यील्ड मेथड से? 37 रुपए। स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, आ गया समझ में? ठीक, अब मैं हटा रहा हूं इसको, और नीचे पूरे स्टेप है वो बता रहा हूं। ये देखो, सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 लाख का 50% टैक्स है तो 1 लाख बच गया। ट्रांसफर कितना कर दिया रिजर्व में? 1 लाख का 20%, यानी कि 20,000 रुपए। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया? 80,000 रुपए। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 1 लाख का 6%, 6,000 रुपए। 80,000 का प्रॉफिट था, 6,000 डिविडेंड को दे देंगे, पीछे बच जाएगा 74,000। ये क्या? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब बस आपने क्या किया, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 10,000 शेयर है, 8 रुपए का एक शेयर है, 80,000 रुपए। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे आ जाएगा? 74,000 का प्रॉफिट डिवाइड बाय पेड अप शेयर कैपिटल 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 92.5%। वैल्यू पर शेयर कैसे आ जाएगा? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट 92.5, पेड अप वैल्यू पर शेयर 8 रुपीज मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 20 रुपीज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको सॉल्व किया, ये आ गया 37 रुपीज। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा, और लास्ट मेथड है इस चैप्टर का, वो है फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड क्या है सर? देखो, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करते हैं तो वहां में ये पता चलता है हमारा पैसा कितना सेफ है, और अगर हम यील्ड मेथड से वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमको रिटर्न है वो कितना मिलेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए? दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, दोनों का एवरेज बता दो भाई, एक बता दो गुड है बैड है, दोनों पैरामीटर को लेकर के, तो उसमें होता है फेयर वैल्यू मेथड। सो फेयर वैल्यू मेथड, वैल्यू ऑफ शेयर इज कैलकुलेट टेकिंग एवरेज ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू और यील्ड वैल्यू, दोनों से जो, अगर ये मेथड आता है ना तो इसका मतलब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आपको यील्ड मेथड से वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दोनों मेथड से वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करनी है, और उन दोनों को लेकर दोनों का एवरेज निकालना है। जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आई आपकी 50 रुपए, और यील्ड मेथड से वैल्यू पर शेयर आई आपकी मान लेते हैं 40 रुपए, दोनों को ले लो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 50 ये हो गया 90, 90 में 2 का डिवाइड कर दो 45 रुपीज। ये आपकी फेयर वैल्यू मेथड आ गया।
फेयर वैल्यू पर शेयर आ गई। ओके, देखो ये लिखा हुआ है, ये दोनों को इंपॉर्टेंस देता है, एसेट को भी और प्रॉफिट को। इट गिव मोर बैलेंस एंड फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इसलिए क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू को भी कंसीडर किया जाता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और यील्ड मेथड को कंसीडर किया जाता है रिटर्न के मामले में। सो इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर लो, यील्ड वैल्यू पर शेयर लो, डिवाइड कर दो 2 का। ओके जी, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के जो आगे के लेक्चर्स है वो भी आपको मिलते रहें। एंड इस वीडियो को जो है आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी एग्जाम में उनको हेल्प मिल जाए। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।